हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपसे बात करूंगा एग्जाम स्ट्रेटजी को लेकर। जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, मतलब मैं पर्टिकुलरली नेट गेट जैम इनकी बात नहीं कर रहा, मैं सभी एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, हो सकता है वो CSIR नेट हो सकता है वो गेट हो सकता है वो टिफर हो सकता है वो जैम हो सकता है वो आप HPSC के लिए तैयारी कर रहे हो, RPSC के लिए, MPSC के लिए, किसी के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए सो दैट कि आपका सिलेक्शन शॉर्ट हो जाए, सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। कैसे पढ़ना चाहिए आपको, मैं थोड़ी सी बात करूंगा। आप छोटा ही सेशन लूंगा, थोड़ी थोड़ी बात करूंगा, लेकिन पते की बात करूंगा, वो बात बताऊंगा। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो फिर सिलेक्शन के आप बेहद करीब होंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों। आप किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उस एग्जाम का सिलेबस जरूर देखें, मतलब उस एग्जाम की आप एलिजिबिलिटी जरूर देखें। जैसे अगर मैं नेट की बात करूं या फिर गेट की बात करूं तो उसमें एलिजिबिलिटी क्या है। गेट में तो एलिजिबिलिटी अभी इन्होंने चेंज कर दी है, यहां पर तो इन्होंने BSc वालों को भी इंक्लूड कर दिया है। नेट की बात करूं तो नेट में MSc पोस्ट ग्रेजुएशन यहां तक का सिलेबस आता है, मतलब 11th से लग जाइए, 11th से लेकर MSc तक आपको पढ़ना है। तो सिलेबस आप जरूर देखिए किसी भी एग्जाम का, UPSC GSI किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बार्क वगैरह किसी की भी, सबसे पहले आप उसका सिलेबस देखिए, उसके सिलेबस में क्या क्या मेंशन है। सिलेबस से आपको बहुत आइडिया मिलेगा, सिलेबस से आपको समझ में आएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, पहली बात। दूसरी बात, ट्रेंड एनालिसिस। ओहो, ये तो मतलब मैं कह रहा हूं कि इससे इंपॉर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता आपकी तैयारी में। अगर आपने ट्रेंड एनालिसिस छोड़ रखा है तो फिर तैयारी आपकी पूरी तरह से अधूरी है। मतलब ये लगभग 60% आपकी तैयारी को पूरी करवाता है। 60% अगर आपने ये कर रखा है, आपने देख रखा है। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मतलब होता है पास्ट प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस उस एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब पास्ट ईयर्स में उस एग्जाम ने किन किन टॉपिक्स को टच किया है, किन किन सब टॉपिक्स को टच किया है, इसके बारे में जानकारी। मतलब आप PYQs तो जरूर देखें, PYQs ये मस्ट है। मतलब अगर ये अवेलेबल हैं, ये अगर आपके लिए अवेलेबल हैं वेबसाइट पर, ऑफिशियल पेपर्स अगर आपके पास PYQ हैं, तो भाई ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। ये आपको पूरा आइडिया दे सकता है कि क्वेश्चंस किस सब टॉपिक में किस कॉन्सेप्ट पर पूछे जाएंगे। तो ये भयंकर इंपॉर्टेंट है। इसी को आप कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें आपको समझ में आता है, जिसमें आपको आप सीखते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि कौन से टॉपिक रेलिवेंट हैं, कौन सा मटेरियल रेलिवेंट है, कौन सा कंटेंट रेलिवेंट है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वहीं से आपको समझ में आता है कौन से टॉपिक मेजर हैं, मेजर टॉपिक कौन से हैं। चलिए इनकी बात ही कर लेते हैं। रेलिवेंट का मतलब क्या है, मतलब वो जो आपके बेहद काम का है, बेहद काम का, जिसे आपको बहुत पढ़ना है। जैसे जैसे कि क्वांटम आपको पढ़नी है, ओहो क्वांटम आपको खूब पढ़नी है, एकदम दबा के क्वांटम पढ़नी है। किसके लिए, नेट की चर्चा कर रहा हूं या गेट की चर्चा कर रहा हूं, खूब पढ़ना है उसे। समझ रहे हैं आप मेरी बात। दूसरा दूसरा आपको कोऑर्डिनेशन खूब पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन खूब पढ़ना है, ये बहुत रेलिवेंट है। कोऑर्डिनेशन खूब पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग बेहद कम पढ़नी है, ये इग्नोरेबल टॉपिक भी है, इग्नोरेबल। अगर आप इसे नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो भी आपने 11वीं 12वीं BSc में इतना इसे पढ़ रखा है कि आप इसके सवाल को तो कर देंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको आप छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आपको उसे उतना टाइम नहीं देना है। मतलब रेलिवेंट क्या है, रेलिवेंट कितना पढ़ लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो जेई की तैयारी में तो आपको केमिकल बॉन्डिंग बहुत पढ़नी है, जेई की तैयारी में ये इग्नोरेबल नहीं है। लेकिन नेट और गेट की तैयारी में ये इग्नोरेबल है। तो ये आपको कहां से पता चलेगा, सर पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि रेलिवेंट क्या है और इररेलीवेंट क्या है। समझ रहे हैं, इररेलीवेंट जिस जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं मैं उसी के बेसिस पे बता रहा हूं। अब जेई वाले के लिए तो ये रेलिवेंट है, भयंकर रेलिवेंट है, इसको तो खूब पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग जबरदस्त पढ़नी है, कोऑर्डिनेशन उतनी नहीं पढ़नी है जितना कि नेट वाला पढ़ रहा है। जैसे अगर मैं ये कह दूं जेई का बच्चा है, जेई का बच्चा है और वो कलर थ्योरी की बात कर रहा है, कलर थ्योरी या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहा है, तो भाई उसके काम की नहीं है। ये सब चीजें उसके लिए इररेलीवेंट हो गई। समझ गए आप मेरी बात। तो रेलिवेंट, रेलिवेंसी और इररेलीवेंसी आपको पता चलती है सबसे पहली चीज कि क्या आपको पढ़ना है, क्या जायज मटेरियल है और क्या नाजायज है, ये आपको पता चलता है ट्रेंड एनालिसिस से सबसे पहली चीज।
पीवाईक्यूज से। दूसरा फिर आपको पता चलता है रिलेटिव इंपॉर्टेंस के बारे में, मतलब कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे कि अगर अपन बात कर लें यहीं पर बात कर लें, यहां पर केमिकल बॉन्डिंग इग्नोरेबल है, लेकिन यहां पर बायो इनऑर्गेनिक इग्नोरेबल नहीं है। ये खूब आती है भाई, बायो इनऑर्गेनिक नेट में जबरदस्त आती है, गेट में भी खूब आती है, तो ये इग्नोरेबल नहीं है। या फिर अगर आप जीएसआई वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप सिलेबस देखिए, पहले उसका आप ट्रेंड एनालिसिस देखिए, उनके पीवाईक्यूज देखिए, तो आपको समझ में आएगा कौन से टॉपिक में बहुत ज्यादा पूछता है। ऑर्गेनिक में बहुत पूछ रहा है, रिएक्शन मैकेनिज्म जबरदस्त पूछ रहा है, तो फिर आपको वो कहां से समझ में आएगा। ये मैं कहां से बोल रहा हूं, ये सब मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया है, पीवाईक्यूज देखें, तभी मैं बता पा रहा हूं कि कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक में भी कौन से सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेशन है, तो कोऑर्डिनेशन में कलर थ्योरी जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, किसमें, नेट और गेट में। लेकिन अगर मैं यही कह दूं जीएसआई में, नहीं, जीएसआई में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से सवाल नहीं होता, एक इक्का दुक्का सवाल होगा, लेकिन नेट और गेट में तो भाई साहब भर भर के पूछता है, बहुत कुछ पूछ लेता है। समझ रहे आप मेरी बात। तो फिर आपको समझ में आता है किसी टॉपिक, आप दो टॉपिक्स को अगर कंपेयर करें, इसी के साथ अगर आप कंपेयर कर ले किसी और टॉपिक को, मान लीजिए मेन ग्रुप को मैंने कंपेयर कर लिया, मेन ग्रुप, या सॉल्वेंट थ्योरी को अपन ने कंपेयर कर दिया, तो सॉल्वेंट थ्योरी में उतने सवाल नहीं आते, एक दो सवाल आएगा एचएसएबी प्रिंसिपल पे, लेकिन कोऑर्डिनेशन में 6 से 8 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे पूरे पेपर में, 100 सवालों में से। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो फिर ऐसे में, या फिर ओएमसी अगर आप देखें तो ओएमसी में भी बहुत से सवाल आते हैं। ओएमसी और सॉल्वेंट थ्योरी को कंपेयर करें तो सॉल्वेंट थ्योरी में तो सर 1-2 सवाल आएंगे, ओएमसी में तो 5-6 सवाल आ जाते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो यहां से आपको रिलेटिव इंपॉर्टेंस पता चलेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन में ज्यादा सवाल है, मतलब कोऑर्डिनेशन में ज्यादा टाइम बिताना है, क्वांटम में ज्यादा सवाल आ रहे हैं, मतलब क्वांटम में ज्यादा समय बिताना है, काइनेटिक्स पे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब काइनेटिक्स में ज्यादा समय बिताना है, बजाय सरफेस केमिस्ट्री, कोलाइड्स, डाइल्यूट सॉल्यूशंस, सॉलिड गैसेस के कंपैरिजन में। आया आपको समझ में। तो ये भी आपको समझ में आएगा ट्रेंड एनालिसिस से। तीसरा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कैसे होगी, ये भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये तो भयंकर इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप देखें टीआईएफआर में, जीएसआई में, नेट में और गेट में, अगर चारों को देख लूं तो चारों का सिलेबस लगभग एक जैसा ही है, लगभग एक जैसा ही सिलेबस है, मतलब 80% सिलेबस चारों का एक जैसा ही है। लेकिन क्वेश्चन फ्रेमिंग अगर आप देखें, जैम भी ले लीजिए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन फ्रेमिंग देखेंगे ना, तो जीएसआई में क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत अलग तरीके की, बहुत आसान से क्वेश्चन है, डायरेक्ट हो जाने वाले हैं। डायरेक्ट मतलब आपने प्रैक्टिस की है, आता है तो लग जाएगा, वहां आपको दिमाग नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि टाइम स्पैन भी है, उस पेपर में आपको केवल 2 घंटे का पेपर है वो, और 2 घंटे में आपको 100 सवाल करने हैं। और यहां पर क्या है, यहां 3 घंटे का पेपर है, 60 सवाल करने हैं, 3 घंटे का पेपर है, 55 क्वेश्चंस करने हैं। तो फिर क्वेश्चन फ्रेमिंग्स भी बदल रही हैं, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया गया है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ये अलग अलग है तीनों में, चारों में। इसमें क्या है, इसमें केवल 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है और 3 घंटे हैं। तो भाई साहब, इसमें क्वेश्चन जो फ्रेम किया होगा, 6 लाइन लिखी होंगी, पहले तो 6 लाइन में एक्सप्लेन किया होगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन के बारे में ही 6 लाइन लिखी होंगी, और फिर उसके बाद उसने कुछ क्वेश्चन पूछा होगा और 3 घंटे में आपको वो करना होगा। सो दोस्तों, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे हो रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम के साथ साथ क्वेश्चन की फ्रेमिंग का जो लेवल है, फ्रेमिंग का जो क्राइटेरिया है, फ्रेमिंग का जो तरीका है, वो बदल जाता है। तो आपको जरूर देखने होंगे पीवाईक्यूज, अगर अवेलेबल है तो भैया पक्का देख लीजिए। तीनों में, चारों पेपर में अलग अलग तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन क्वेश्चन फ्रेमिंग का तरीका बदल गया है। समझ गए आप मेरी बात। तो ये आपको कहां से पता चलेगा, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। कोई आपसे पूछे ना, आप जैसे पूछते ना, सर मैं कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, किस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूं। जैम में अगर आप देखें या जेई में अगर आप देखें, तो जेई का लेवल ज्यादा बढ़िया है। जेई के जो क्वेश्चंस है ना, अगर आप जेई के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें तो जैम आपका बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेई का लेवल बहुत तगड़ा है। उसके क्वेश्चन फ्रेमिंग जो है ना, वो आपके दिमाग को हिला देते हैं, कई कॉन्सेप्ट्स को इंटरलिंक कर रहे होते हैं, मजा आता है उसको करने में। सो दोस्तों, क्वेश्चन फ्रेमिंग आप जरूर देखें, पक्का ही देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और उसी हिसाब के फिर क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें। हो गया खेल, इतना खेल हुआ, चलते हैं आगे। सबसे बेहतरीन सवाल, ये सवाल सबसे काम का है जो मैंने आपसे पूछा है कि कोई टॉपिक, अब मुझे ये तो पता है, मुझे पता है कि काइनेटिक्स पढ़ के जानी है, नेट का पेपर है, काइनेटिक्स पढ़ के जानी है, फोटोकेमिस्ट्री भी पढ़ के जानी है,
या फिर क्वांटम पढ़ के जानी है, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ के जानी है, ग्रुप थ्योरी भी पढ़ के जानी है। लेकिन दोस्तों ये तो सबको ही पता है, फिर अलग क्या है इसमें? अलग ये है कि कब तक पढ़ना है। पढ़ना कब तक है भाई? पढ़ना तो है, मुझे पता है ये पढ़ना है, मैं पढ़ भी रहा हूं, मैं काइनेटिक्स पढ़ के जा भी रहा हूं, मैं कंडक्टेंस पढ़ के भी जा रहा हूं, मैं थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ के जा रहा हूं। लेकिन ये तो बता कि पढ़ना कब तक है उसे, और कितना पढ़ना है, कितना पढ़ लूं, कितना पढ़ लूं, ये कितना पढ़ लूं, ये आपको इसका अंदाजा कहां से लगेगा कि किस हद तक, किस सब टॉपिक को उसने छुआ है, किस कॉन्सेप्ट को उसने छुआ है। थर्मोडायनेमिक्स में कौन से टॉपिक को उसने टच किया, कौन से सब टॉपिक को उसने टच किया है? इंट्रोपी को टच किया है, इंट्रोपी का प्रेशर टेम्परेचर के साथ रिलेशन उसने टच किया है, टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन उसने टच किया है, रेसिडुअल इंट्रोपी को टच किया है, या फिर इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग को टच किया है। ये सब आपको कहां से पता चलेगा? ट्रेंड एनालिसिस से। ट्रेंड एनालिसिस, समझ रहे हैं आप मेरी बात? कितना पढ़ना है, सब टॉपिक्स कौन कौन से आपको टच कर लेने हैं, ये आपको ट्रेंड एनालिसिस से पता लगेगा। लेकिन उनमें भी, उन सब टॉपिक्स में भी मैं कब तक पढ़ता रहूं? अरे आपके दिमाग में होगा ना यार, मैंने पढ़ तो लिया, मैंने रेसिडुअल इंट्रोपी पढ़ ली, लेकिन और कितना पढ़ूं, और उसको और बेहतर कैसे करूं, या कब छोड़ दूं उसको पढ़ना? सो दोस्तों ये भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोगों को सब पता होता है क्या रेलिवेंट है, क्या इररेलिवेंट है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, उनको सब पता है। लेकिन एक चीज जो लैक करती है, यही है वो चीज, कब तक किसी टॉपिक को पढ़ना है, कब तक पढ़ूं इस टॉपिक को, मैं कब तक पढ़ूं? सो दोस्तों क्वेश्चन देखकर आप तब तक पढ़िए, तब तक मैं लिख देता हूं, तब तक आप किसी टॉपिक को पढ़िए जब तक कि क्वेश्चन देखकर, जैसे आपने क्वेश्चन देखा रेसिडुअल इंट्रोपी का, आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही अगर आपके दिमाग में उसके सॉल्यूशन की अप्रोच सेट हो गई ना, तब तक आपको पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको कैसे अप्रोच करूं, तो इसका मतलब आपका टॉपिक पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो ये फीलिंग कब आएगी कि मेरा ये टॉपिक पूरी तरह से तैयार है? कब आएगी ये फीलिंग तब आएगी जैसे आपने क्वेश्चन को देखा, उसके सॉल्यूशन की अप्रोच आपके दिमाग में अगर चल गई, इसका मतलब वो उस टॉपिक में आप स्ट्रांग हो रहे हैं, वो टॉपिक आपका स्ट्रांग है, उस टॉपिक को आप सीख पाए हैं, उस टॉपिक को आप समझ पाए हैं। तो आप तब तक किसी टॉपिक को पढ़ेंगे जब तक कि उस टॉपिक पर फ्रेम्ड क्वेश्चन को देखते ही आप उसकी अप्रोच अगर आप दिमाग में सेट कर पा रहे हैं, उसके सॉल्यूशन की अप्रोच अगर आपको समझ में आ जा रही है कि नहीं यार इसमें तो पहले मैं डेंसिटी निकालूंगा, डेंसिटी से फिर मैं चला जाऊंगा जेड निकालने के लिए, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जब तक आपके दिमाग में ये चीज सेट नहीं होगी ना, जब तक अप्रोच सेट नहीं होगी ना, किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन की अप्रोच सेट नहीं होगी ना, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक वो टॉपिक आपके लिए अधूरा है, तब तक आप उस टॉपिक में स्ट्रांग नहीं हुए हैं। तो तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है, तब तक आपको क्वेश्चंस करने हैं, तब तक आपको उस टॉपिक को समझना है, सीखना है, जब तक कि सॉल्यूशन की अप्रोच सेट ना हो जाए। और एक बात और दूसरी बात कि उस टॉपिक को, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये मैंने बहुत बेहतर सीख लिया है, ये मैंने बहुत बेहतर समझ लिया है? ये आपको अंदाजा तभी लगेगा अगर आप उस टॉपिक को, उस सीखी हुई चीज को आधे पेज में ही एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे रेसिडुअल इंट्रोपी बोला मैंने, या फिर मैंने पीटी और इंट्रोपी के रिलेशंस बोले, तो सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको इंट्रोपी का ये रिलेशन कैसे आया, जैसे आप निकालते हैं ना, डेल एस इज इक्वल टू एन आर सी वी एल एन टी टू बाई T1 प्लस NR ln V2 बाई V1, ये वाला। तो ये कहां से आया, ये एक्सप्रेशन आया कहां से? अब फिजिकल में ये एक्सप्रेशन आया कहां से, आपको ये पता होना चाहिए, ये आपने कहां से डिराइव किया, कहां पर लगता है, किस कंडीशन में लगता है और किस कंडीशन में नहीं लगता है। ये अगर आप आधे पेज में लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, या फिर कोई भी आप टॉपिक लीजिए, कोऑर्डिनेशन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कैसा भी लीजिए, ओएमसी ले लीजिए, कुछ भी, क्लोजो, नीडो, रैकनो, कुछ भी लीजिए, कैटालिसिस ले लीजिए, कोई भी टॉपिक आपको बेहतर समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, इसको कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, आप उस टॉपिक को मिनिमम शब्दों में, कम से कम शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, बहुत कंसाइज करने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर ले पा रहा हूं, इसको बहुत कंसाइज वे में समझ पा रहा हूं, लिख पा रहा हूं, तो इसका मतलब है ये टॉपिक मुझे आता है समझ में, मैं सीख चुका हूं इस टॉपिक को। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो तब तक आपको उस टॉपिक को पढ़ना है जब तक कि आप उस टॉपिक की पूरी गहराई में ना जा पाए, पूरी गहराई, उसके पूरे बेसिस को ना समझ जाएं। जैसे कि उसमें था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक सवाल भी आया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का बेसिस क्या है, इसका बेसिस क्या है? इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उनका उनका बेसिस क्या है सर? उनका बेसिस है इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आप सीख पाए और इनको आप कंसाइज वे में लिख पाए, तो इसका मतलब है कि आप उस टॉपिक को सीख चुके हैं, इस टॉपिक को समझ चुके हैं, अन्यथा नहीं। समझ गया मेरे? कोई भी टॉपिक ले लो यार, कोऑर्डिनेशन ले लो, कुछ भी ले लो, समझ गया मेरी बात? चाहे मेन ग्रुप ले लो, एचएसए भी ले लो, कुछ भी ले लो, समझ गया मेरी बात? अगर आप किसी भी टॉपिक को, या फिर आप ऑर्गेनिक में पेरीसाइक्लिक वगैरह जो भी है, पेरीसाइक्लिक में भी हम क्या करते हैं, पेरीसाइक्लिक में भी हम वो सब लगाते हैं 6 फोटोकॉन, ये सब, ये जितनी भी चीजें, अगर आप इनको आधे पेज में लिख पा रहे हैं, बहुत कंसाइज वे में लिख पा रहे हैं, आपने जो भी सीखा है, जैसे वो कहते हैं ना कि 1,3 शिफ्ट जो होती है, 1,3 शिफ्ट जो होती है, कार्बन 1,3 शिफ्ट जो होती है, हाइड्रोजन 1,3 शिफ्ट जो होती है, वो एंट्राफेशियल होती है या सुपराफेशियल होती है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप इन्हें बहुत कंसाइज वे में लिख पा रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, लिख पा रहे हैं, मैं लिखने की बात कर रहा हूं, लिखनी है चीजें, अगर आप लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब आप उस टॉपिक में बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। और अगर नहीं लिख पा रहे हैं, आप आपने जो सीखा है, अगर आप उसे कम से कम शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने उसे बेहतर नहीं सीखा है। समझ गए आप मेरी बात? ये बात थी, चलते हैं आगे। चौथा, अब पढ़ना कैसे है। और ये बात, ये अगर ये दोनों बात आपने कर ली, आपने क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में अप्रोच सेट हो गई, तो इसका मतलब है सवाल हो जाएगा, कॉन्फिडेंस जबरदस्त होगा, चरम पर होगा कॉन्फिडेंस। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और दूसरा, अगर आप किसी टॉपिक पे, जैसे मैं कोई भी सब टॉपिक आपको बोलूं, थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सवेल इक्वेशंस वगैरह बोल दूं, तो फिर अगर जैसे मैंने आपको टॉपिक बोला और आप तुरंत मैक्सवेल इक्वेशंस लिख पा रहे हैं, या फिर आप डिराइव कर पा रहे हैं, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज वगैरह डिराइव कर पा रहे हैं, इक्वेशंस को रिलेट कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसे में वो चीजें आपके टिप्स पर हैं, आपके दिमाग में हैं, और वहीं से कॉन्फिडेंस भी आएगा, और वहां से आपको लगेगा भी कि मेरी प्रिपरेशन ठीक चल रही है, वहीं से कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। अगर आप वो कर पा रहे हैं तो, मतलब अगर आप ये पीछे वाली चीज कर पा रहे हैं तो, नहीं तो नहीं तो सीखने की जरूरत है, नहीं तो नहीं का मतलब है फिर सीखने की जरूरत है, उस पर और समय देने की जरूरत है। पढ़ना कैसे है? पढ़ना कैसे है? जो भी सीखा है, जो भी आप सीख रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप उठाइए, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए। मैंने उठा लिया ग्रुप थ्योरी, उठा ली सर मैं आज ग्रुप थ्योरी पढ़ूंगा, सर मैं आज फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ूंगा, पढ़ ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपने टॉपिक उठाया है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री में भरमार है किसकी? फिजिकल केमिस्ट्री में इक्वेशंस की भरमार है। फिजिकल केमिस्ट्री में इक्वेशन ही इक्वेशन है, यही है, इन्हीं का बोलबाला है, ठीक है, इन्हीं का बोलबाला है। तो पहले तो आप, सबसे पहले आप ध्यान रखें, जब भी आप इन्हें पढ़ने जाएं, इनके डेरिवेशंस का ध्यान रखें, डेरिवेशंस, इनके डेरिवेशंस पर पूरा काम करें, कब लगती है, मतलब डिराइव कैसे हुई है ये, तो वहां से आपको समझ में आएगा कि इनकी रीजनिंग क्या है, इनके पीछे की रीजनिंग क्या है, रीजनिंग, इनके पीछे का रीजनिंग क्या है, क्यों, एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में आपको पता चलेगा, क्यों आपने इक्वेशन को पुट किया, क्यों आपने नेग्लेक्शंस किए, ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप रीजनिंग जान रहे होंगे डेरिवेशंस के पीछे की। और रीजनिंग जानेंगे तो डेरिवेशंस आप समझ पाएंगे, और अगर आप डेरिवेशन समझ पाएंगे तो आप इक्वेशंस कभी भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये आप जरूर करके देखें, ये कर लिया, डेरिवेशन कर लिया, रीजनिंग समझ में आ गई, डेरिवेशन किया, ये लिख लिया, ये समझ में आ गया, अब क्या करना है, अब उसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। मैंने 10 इक्वेशंस सीखी, जैसे कि आप उसमें सीखते भी हैं, मान लीजिए फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप स्प्लिटिंग्स दिखाते हैं, स्प्लिटिंग, एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग दिखाते हैं, तो फिर वहां से फॉर्मूला निकल के आता है, गामा इज इक्वल टू गायरोमैग्नेटिक रेशियो इनटू बी, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो कहां से आया? गायरोमैग्नेटिक रेशियो आपको पता होना चाहिए, ये कहां से आया, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपने ये इक्वेशन कैसे लिख दी, इन सब को आपने डिराइव किया, आपने लिखा, फिर आप इसे कंसाइज वे में भी लिखें कि मैंने कौन कौन सी इक्वेशंस को अभी डिराइव किया है, कौन कौन सी इक्वेशंस मेरे काम आई है, कौन कौन सी इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, ये आप कंसाइज वे में लिखिए। जो आपने सीखा है उसको कंसाइज फॉर्म में लिखना सीखिए, जो भी आपने सीखा है ना उसको कंसाइज वे में लिखना सीखिए, लिखो। मैं इस पर बहुत फोकस कर रहा हूं, इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक आप लिखेंगे नहीं ना चीजों को, आपको चीजें याद नहीं होंगी। ऊपर से देखने से कुछ नहीं होता यार। फोटोजेनिक मेमोरी बहुत कम लोगों की होती है, 95% लोगों की नहीं होती, उनको लिखने से ही आता है। तो मैं लिखने पे बहुत फोकस कर रहा हूं। आप जो भी सीख रहे हैं, रफ कॉपी लीजिए, उस पर लिखिए उसे। आप कुछ भी कर रहे हैं लिखिए आप। अगर आप लिखेंगे ना तो बहुत सी चीजें आपको याद रहेंगी। लिखेंगे
मेहनत करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, या जो भी है आप, अगर आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपको लिखना ही लिखना है, उसको तो चारा ही नहीं है, उसके अलावा तो आप कुछ करेंगे ही नहीं। केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, केवल आपको लिखना है, केवल आपको कॉपी भरनी है, लिख के यहां से अटैक किया, यहां से अटैक किया, ये बेस की तरह काम किया, टेक्सलर जिमरमैन ट्रांजिशन स्टेट बनाई, रिएजेंट के अटैक करवाए, इसका ये काम है, उसका वो काम है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपको लिखना ही लिखना है, लिखना ही लिखना है। आपने, मैं वही जिमरमैन टेक्सलर मान लीजिए, अगर आपने पढ़ा अभी, तो आप उसमें लिखेंगे कि अगर सिन इनोलेट बनाए, अगर सिस इनोलेट बनाए, तो फिर यहां से डिराइव होके क्या आया कि आपके पास सिन एल्डोल बनेगा। अगर ट्रांस इनोलेट बनाए तो ट्रांस एल्डोल बनेगा। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होंगी। तो कंसाइज वे में आपने जो भी सीखा उसको कंसाइज वे में आप लिखना सीखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कंसाइज वे में अगर आप लिखते हैं ना तो आपको बहुत सी चीजें याद रहेंगी। कॉन्सेप्ट सीखो, सवाल करो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। कॉन्सेप्ट सीखा, वो कॉन्सेप्ट आया या नहीं आया है, इसको आप कैसे कंफर्म करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि मैंने जो कॉन्सेप्ट सीख लिया है वो मुझे आ गया है? सर जैसे ही कॉन्सेप्ट सीखा उस पर बेस्ड सवाल कर लिए। अब ये सवाल कोई भी हो सकते हैं, ये सवाल कुछ भी हो सकता है, ये सवाल जो है, सवाल कुछ भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो PYQ ही हो सकते हैं। PYQ पक्का ही करने, ये तो करने ही करने, इनको तो देखना भी और करना भी है, इनसे तो ट्रेंड एनालिसिस भी करना है और इनको सॉल्व भी करना है, 100% करना है। इस बात में कतई कोई दो राय नहीं है, पक्का करना है। ये तो PYQs तो पक्का ही करने हैं 100%। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 7000 के आसपास PYQ किए हैं, 7000, और उसके बाद भी गलती कर देता हूं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि गलती तो होगी यार। सचिन ने 34,000 इंटरनेशनल रन बनाए हैं, तो क्या सचिन आउट नहीं होता? कभी ऐसा हुआ कि सचिन आउट ही नहीं हुआ? कभी नहीं हो सकता। कितने मैच हैं जिसमें आउट नहीं हुआ है वो? 100 मैच भी नहीं होंगे, 150 मैच भी नहीं होंगे। क्यों भाई? खेले तो उसने 700 मैच के आसपास है। क्योंकि गलती आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो गलती एक ही तरह से अवॉइड होती है, उसे मिनिमाइज किया जा सकता है। गलती खत्म नहीं हो सकती, गलती जीरो तो कभी हो ही नहीं सकती। ह्यूमन है, जीरो गलती तो कभी हो ही नहीं सकती, नेवर एवर। ये तो इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप, और ऐसा होता भी नहीं है। ऐसा बहुत कम एग्जाम्पल है। जेई में आपको ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे जहां पर 360 में से 360 नंबर लिया आया। नहीं तो भैया हायर स्टडीज में तो बहुत कम है कि आपने 200 नंबर का नेट दिया और 200 में से 200 ही ले आया। ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी नहीं होता। कभी आपने देखा है कि 85 मार्क्स हैं और 85 में से 85 ही ले आया गेट में? कभी हुआ है क्या? कभी नहीं होगा। जैम में कभी आपने देखा 100 में से 100 ले आया? कभी नहीं होता, कभी नहीं। कोई एक भी एग्जाम्पल नहीं है इसका। तो वैसे ही है कि गलती जीरो हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, मिनिमाइज जरूर हो सकती है, ये नहीं हो सकता, मिनिमाइज हो सकती है। और मिनिमाइज कैसे होगी सर? केवल एक ही तरीका है, सवाल करो, सवाल, क्वेश्चन करो। और वो क्वेश्चन PYQ भी हो सकते हैं, ये तो होने ही है, ये तो होने ही है। अरे यार, मैं अभी HPSC का पेपर देकर आया था, मतलब हास्यास्पद बात है, HPSC का पेपर देकर आया और उसमें पता है मेरा सवाल कौन सा गलत हुआ है? T-हाफ वाला, जिसको मैं खुद 200 बार कर चुका हूं, और वो मेरा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? जल्दीबाजी में। तो फिर ऐसे में अब वहां पर क्या है? वहां पर आपने जैसे ही क्वेश्चन को देखा, मैंने जैसे ही देखा A0/K है, तो 2 तो देखना ही भूल गया, A0/K पे ही सीधा जाके टिक लगा दिया। समझ रहे हैं? तो वो जो डेस्परेटनेस है ना, वो डेस्परेटनेस आपको कंट्रोल करनी है। वो जो जल्दीबाजी है ना, उस पर आपको काबू पाना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? खैर उनमें और भी चीजों का रोल होता है, अगर इसी में अगर 3 घंटे होते इसी पेपर में, तो फिर वो मैं भी टाइम देता और मैं कर लेता। लेकिन कमाल की बात ये भी है ना, अगर यही क्वेश्चन, यही पेपर 3 घंटे का होता, तो जाहिर सी बात है वो इतना फर्जी सवाल तो पूछता ही नहीं। फिर तो वो 2K वाला सवाल कभी पूछता ही नहीं, वो तो T-हाफ वाला सवाल कभी नहीं पूछता। यहीं पर वो आपकी पेशेंस को, यहीं पर आप कितना बेहतर देखते हैं, आप कितना बेहतर, आपका माइंड कितनी तेजी से काम करता है, आपकी स्टिमुलाई कितनी फास्ट है, इसी को ही तो वो चेक कर रहा है यार। और वहीं पर हमने गलती कर दी, मतलब मैंने गलती कर दी और भी बहुत लोगों ने की। तो आप ऐसी गलती ना करें, इसके लिए आपको वहां चौकन्ना भी रहना है। आपको बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड से काम करना है, तभी आप चीजों को कर पाएंगे। तो फिर सवाल करो, मतलब मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए आप, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं,
उतने आप प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट सीखो और प्रैक्टिस करो, सवाल करो उस पर, उस कॉन्सेप्ट पे जितने सवाल हैं। वेस्पर थ्योरी है, वेस्पर सीखी, बस उसको लगा के देखो, अब उसको अप्लाई करके देखो। जीओसी सीखी, उसको लगा के देखो, समझ रहे हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री सीखी, उसको लगा के देखो। SN1 SN2 सीखा, उसको लगा के देखो। समझ गए आप मेरी बात? ये वाला खेल था। फिर क्या है, सवाल करें, सवाल करें। पहले तो क्या है, कॉन्सेप्ट सीखा, सवाल किया, सवाल किया, कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर लिया। मतलब कॉन्सेप्ट सीखा, सवाल किया, और फिर सवाल करते करते कॉन्सेप्ट को और बेहतर कर लिया, सवाल करते करते नए कॉन्सेप्ट सीख लिए। समझ गए आप मेरी बात? तो ये एक लूप में चलती है ये चीज, सवाल से कॉन्सेप्ट, सवाल से कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से रिफाइंड, सवाल से कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट से सवाल। इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे 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 ऐसे, यहां पे जगह नहीं बची। कॉन्सेप्ट से सवाल, सवाल से रिफाइंड कॉन्सेप्ट, और रिफाइंड कॉन्सेप्ट से फिर सवाल, और सवाल से फिर कॉन्सेप्ट। समझ गए आप मेरी बात? तो ये इस लूप में चलता है, इसी लूप में ये सारा खेल चलता है। समझ गए आप मेरी बात? तो ऐसे ये सारा खेल चलेगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ये। समझ गए आप मेरी बात? तो आपको ये करना है। इसके बाद शॉर्ट सिलेक्शन का मंत्र, एक ऐसी बात बता रहा हूं, PQRS वाली ये बात है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप सिलेक्शन के बेहद करीब होंगे, बेहद करीब। क्या करना है? PQ मतलब होता है प्रैक्टिस करो मैक्सिमम क्वेश्चंस। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने करिए। अब ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के भी हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज अगर आपने किसी की ज्वाइन कर रखी है, वहां से भी हो सकते हैं क्वेश्चन। दूसरा, PYQ तो हो ही सकते हैं। तीसरा, असाइनमेंट के हो सकते हैं, ठीक है। और चौथा, असाइनमेंट से भी आप ले सकते हैं, PYQ कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक से भी, रेफरेंस बुक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनसे आप खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें एक चीज और भी थी। मैंने इतनी बात बोली है, पढ़ना कैसे है और पढ़ना कब तक है। मैंने दो बात बोली है, पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, और कितना पढ़ना है। मैंने इतनी बात बोली है। कब तक पढ़ना है, इतनी बात बोली है। क्या पढ़ना है, मैंने ये बात नहीं बोली, ये बात मैं बोल भी नहीं रहा हूं। क्या पढ़ना है ये मैं नहीं बोल रहा। मैंने आपको नहीं बोला कि आप किसी कोचिंग का कोई मटेरियल उठा के पढ़ लीजिए, किसी टीचर का कोई मटेरियल उठा के पढ़ लीजिए, कोई बुक पढ़ लीजिए। बुक की मैंने चर्चा की ही नहीं, बुक की मैं चर्चा करूंगा भी नहीं, बुक की चर्चा करने नहीं आया हूं मैं। अभी तो मैं सिंपल ये बताने आया हूं कि आप किसी एग्जाम को कैसे क्लियर कर सकते हैं। आपके पास रेलिवेंट कंटेंट कितना है, कैसा है, वो आप जाने। आपने कहां से कोई कंटेंट उठाया है। जैसे मान लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत रिनॉन्ड टीचर हैं। JB सर हैं, ठीक है, प्रवीण सर हैं, और भी बहुत रिनॉन्ड टीचर हैं, सहेंद्र सर हैं, और भी बहुत हैं। तो फिर ऐसे में मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल भी मैंने ये कहा ही नहीं कि आप किसका कंटेंट पढ़ लें, बिल्कुल नहीं कहा, और मैं कह भी नहीं रहा। ये आप खुद डिसाइड करिए कि आप किसका कंटेंट पढ़ेंगे। जिसका कंटेंट आपको समझ में आ जाए, जिस भी टीचर का आपको कंटेंट समझ में आता है, जिस भी बुक का कंटेंट आपको समझ में आता है, आप उस बुक को फॉलो कीजिए। टीचर का आता है, टीचर को फॉलो कीजिए। आपके कॉलेज के नोट्स आपको समझ में आते हैं, आप कॉलेज के नोट्स आप देखिए। कोई PDF चल रही है, किसी PDF से अगर आपको समझ में आता है, अननोन PDF है, जो भी है, आपको जिसका समझ में आता है आप उसका पढ़िए। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या पढ़ लें, इसके बारे में मैंने चर्चा नहीं की है। कितना पढ़ लें और कैसे पढ़े, मैंने यही चर्चा की, और यही चर्चा कर रहा हूं मैं। आप वो पढ़े, उससे पढ़िए आप जिससे आपको समझ में आता है। समझ में, जिस भी बुक से आपको समझ में आता है, आपको हुई समझ में आती है, आप हुई से पढ़िए। आपको हाउसक्राफ्ट समझ में आती है, आप हाउसक्राफ्ट पढ़िए। आपको मेस्लर-टार समझ में आती है, मेस्लर-टार पढ़िए। आपको श्राइवर-एटकिंस समझ में आती है, श्राइवर पढ़िए। आपको गैरी वुल्सबर्ग समझ में आती है, आप गैरी वुल्सबर्ग समझ पढ़िए। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मुझे ये है कि आपको पढ़ना कैसे है और आपको कितना पढ़ लेना है। प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अब ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया, ये क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। ये PYQ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये इन पे तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा, इस पे और इस पर। ये स्टैंडर्ड रेफरेंस से तुरंत सवाल आ जाता है, वैसे का वैसा ही उठ के, और आता है, और ये सब में आता है, हर एग्जाम में आते हैं। जैसे श्राइवर-एटकिंस है, श्राइवर-एटकिंस ये इनऑर्गेनिक की है, और पीटर एटकिंस, श्राइवर एंड एटकिंस है ये, पीटर
एटकिंस, ये इससे तो भयंकर तुरंत वैसा ही सवाल आ जाता उठ के एकदम। और इसमें तो टिफर में भी सवाल आया हुआ है इससे, इस बार नेट में भी सवाल आया हुआ है, जिसको उसने पहले ठीक किया था फिर बाद में गलत कर दिया, जिसमें मैंने वीडियो बनाई है। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के सवाल आप जरूर करें, जरूर असाइनमेंट्स कर ले, किसी कोचिंग के असाइनमेंट है आप कर लीजिए, XYZ किसी के भी, PYQ जरूर करनी है। और टेस्ट सीरीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, करनी है ये टेस्ट सीरीज। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करनी है, टेस्ट सीरीज को कैसे करना होता है। समझ गए आप मेरी बात? तो सबसे पहले क्या है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस किसके सर? फिजिकल केमिस्ट्री के और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनके तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें क्वेश्चंस ही हैं ले दे के। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल थ्योरी है, थ्योरी। और थ्योरी आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, वहीं से आपके कॉन्सेप्ट रिफाइन होंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको गैरी वुल्सबर्ग मिल जाएगी, उसमें आपको खूब क्वेश्चंस मिल जाएंगे इनऑर्गेनिक के। मैं इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, इनऑर्गेनिक में थ्योरी की बात कर रहा हूं, तो मैं इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं अभी। वहां तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास अनंत बुक है, क्लेडन को कर लो, कैरोसर कर लो, जोफिल को कर लो, कैरे सैंडबर्ग को कर लो, बहुत सी बुक है ऊपर। तो फिजिकल में भी बहुत सी बुक है, KL कपूर को कर लो, KL कपूर में बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, विपुल मेहता कर लो, और भी बहुत सी है, वाजपेयी कर लो, DN वाजपेयी कर लो, और नरेंद्र अवस्थी कर लो, बहुत सी बुक्स है वहां पर, जिससे आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। PSP कर लो, ठीक है, एरा लेवाइन कर लो, एंजल रीड करो, जो भी है, ठीक है। यहां पर आप थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़िए और फिर क्वेश्चंस आप कर सकते हैं श्राइवर एटकिन से, मैक्सलर टार से, या फिर हाउसक्राफ्ट से, ठीक है। तो आप वो करके देखिए, थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़िए इनऑर्गेनिक में। मैं इनऑर्गेनिक की यहां चर्चा कर रहा हूं, इनऑर्गेनिक में, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ये करना ही करना है, इसका कोई तोड़ नहीं है। आपकी सक्सेस में ये सबसे ज्यादा काम करेगा। समझ गए आप मेरी बात? दूसरा क्या है, R, रिवीजन। ओहो, ये तो भैया करनी ही करनी। आपने जो भी पढ़ा है, आपने जितना भी पढ़ा है, आप नया पढ़ना बंद कर दो। लास्ट के कुछ डेज में, 3-4 दिन पहले आप नया पढ़ना बंद कर दो। आपने जो भी पढ़ा है आप उसे पक्का करिए, आप उसे स्ट्रॉन्ग करिए। और वो कच्ची चीजों को पक्का करने का जो तरीका है, उसी को आप कहते हैं रिवीजन। रिवीजन बहुत करना है, जबरदस्त करना है। जो भी पढ़ा है वही कंसाइज फॉर्म में लिखा, कंसाइज फॉर्म में लिखा। और जो क्या लिखा था कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे, क्या लिखा था उसको दोबारा पढ़िए, रिवीजन जरूर करिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वहीं से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। कोई डाउट होगा तो उस डाउट को भी आप दूर कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो रिवीजन जरूर करिए। आप सही समय पे रिवीजन कर लेंगे तो डाउट्स भी आप क्लियर कर पाएंगे। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो भाई वो क्या होगा, वो डाउट रह जाएगा और फिर वो पेपर में जाके आपको तंग करेगा। पेपर में जाके आपको लगेगा कि यार मैंने ये पढ़ा हुआ है, इस क्वेश्चन को करूंगा, और वो क्वेश्चन आप वहां फिर गलत करेंगे। तो दोस्तों, आप रह भी नहीं पाएंगे और सही भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप रिवीजन जरूर करिए, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स रिफाइन होते रहे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। और दूसरा आपको कॉन्फिडेंस मिलता रहे कि ये टॉपिक तो बस बहुत छोटा सा है, बहुत जल्दी से इसको 3 दिन में पढ़ जाऊंगा। क्वांटम तो बहुत छोटा है, मैंने इसकी शॉर्ट नोट्स बना रखे, इसको बहुत जल्दी मैं रिवाइज कर दूंगा। तो वो सब कहां से होगा? वहीं पीछे से आप लिखेंगे चीजों को, आप कंसाइज नोट्स बनाएंगे, कंसाइज वे में लिखेंगे, छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे, आधे पेज में एक्सप्लेन कर ले जाएंगे, और वहीं से आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होंगे। और जितनी बार आप रिवीजन करेंगे ना, उतने ही ये नोट्स शॉर्ट होते चले जाएंगे, छोटे होते चले जाएंगे, और उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, उतनी ही क्लियरिटी आती चली जाएगी, और आप सिलेक्शन के बेहद करीब हो जाएंगे। समझ गए आप मेरी बात? तो ये जरूर करना है, ये PQRS ये जरूर करना है। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। PQR रिवीजन जरूर करनी है। चाहे कोई भी आप टॉपिक पढ़ लो, उसकी रिवीजन बिना किए, उसे पक्का बिना किए आप आगे मत बढ़िए। समझ गए आप मेरी बात? और S, शॉर्ट नोट्स, ये आप जरूर बनाइए, ये आप पक्का बनाइए। आप क्वांटम पढ़ रहे हैं, क्वांटम के सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लीजिए। आप कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में सारी इंपॉर्टेंट बातें MLCT है, MMCT है, इसके जो परफेक्ट एग्जांपल है एक जगह लिख लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जो किसी PYQ में आया हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट है, कुछ नया अगर आपको किसी बुक से मिल गया तो वो भी आप इसमें जोड़ लीजिए। और वो अंतिम समय में ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत कॉन्फिडेंस देंगे। कितना पढ़ना है? अरे मैं अगर बोल दूं यार अभी मेरा क्वांटम बचा हुआ है, तो क्वांटम उसके लिए जिसने 2 पेज में नोट्स बना रखे हैं, उसके लिए तो बहुत छोटी बात है, बस तुरंत देखेगा। कैटबरा नोटेशन देख ली, वेरिएशन प्रिंसिपल देख लिया, परटर्बेशन थ्योरी देख ली, पार्टिकल इन ए बॉक्स देख लिया, उसमें डीजनरेसी देख ली, SHO देख लिया, उसका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन देख लिया, लेजेंड्रे
लॉगरे पॉलिनोमियस देख ली, जल्दी जल्दी देख लिया, या फिर उसके लिए जो फिर बार बार बुक पलटे और बार बार देखे, अरे यार ये वाला फॉर्मूला मैंने वहां लिखा था, ये वहां छोड़ दिया था। तो फिर एक सिस्टमेटिक वे में आपके पास नोट्स होने चाहिए, और वो भी कंसाइज होकर शॉर्ट नोट्स में अगर कन्वर्ट हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये आपके पास होना चाहिए। ये PQRS अगर आप कर रहे हो तो भाई साहब आप अपने सक्सेस के बेहद करीब हो, बेहद करीब। और अंत में मैं टेस्ट सीरीज के बारे में आपको और बता दूं। टेस्ट सीरीज जो होती है ना, ये हर बच्चा लेना चाहता है, और हर बच्चा ले भी लेता है। तूने लिए क्या? हाँ मैं भी ले लेता हूं। क्यों, क्या है भाई इसमें ऐसा? और इससे आपको क्या करना है? टेस्ट सीरीज आपकी कैसे हेल्प करेगी, कब हेल्प करेगी टेस्ट सीरीज? सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज से आप अपनी गलती समझ सकते हैं। अपनी गलती को एनालाइज करिए कि आपने कहां गलती कर दी। अगर आप किसी क्वेश्चन को कर रहे थे, आप कंपटीशन में बैठे, जो कि एक डमी कंपटीशन होता है। टेस्ट सीरीज में क्या का मतलब क्या है? ये एक डमी कंपटीशन है। आपके और भी दोस्त साइमल्टेनियसली बैठे हुए हैं, वो भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई चीटिंग नहीं कर रहा है, और सब लोग अपने जो भी उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, जो भी उनके पास ज्ञान है, उसको लगा रहे हैं। यही हो रहा है, सब लोग बैठे हुए और पेपर दे रहे हैं। आपके कितने मार्क्स आए वो आप कैसे एनालाइज करेंगे? वो आपके मार्क्स आप एनालाइज करिए अपनी गलती को। सबसे पहले तो आप अपनी गलती देखिए कि आपने कहां गलती कर दी किसी क्वेश्चन में। अब जैसे मान लीजिए वो टी हाफ वाला सवाल मेरा गलत हो गया, तो मैंने कहां गलती करी? क्या वो मेरे को आता नहीं था? मेरी जल्दबाजी रही, मतलब वो एक सिली मिस्टेक है। वो सिली मिस्टेक की कैटेगरी में आता है। सिली मिस्टेक मतलब जल्दबाजी कर दी, क्वेश्चन को पढ़ा और ऑप्शंस को ही ढंग से नहीं देखा। यही हुआ ना। तो टेस्ट सीरीज से आपको समझ में आएगा आपने जहां गलती की है वो गलती कैसी है। गलती कैसी है जो आपने गलती कर दी है, ये जो आपने की है ना, ये कैसी गलती है, ये किस तरह की गलती है। क्या ये एक सिली मिस्टेक है? सिली मिस्टेक क्या हो सकती है? जल्दबाजी भी हो सकती है। जल्दबाजी जो कि मैंने दिखाई वहां पर, जल्दबाजी भी हो सकती है, ये हो सकता है। या फिर यूनिट कन्वर्जन ढंग से नहीं किया, या फिर कॉन्सेप्चुअल एरर ये हो सकता है कि आपने जो फॉर्मूला लगाया है ना, वो फॉर्मूला दरअसल उस कंडीशन में लगता ही नहीं है। आपने जो फॉर्मूला लगा दिया वो उस कंडीशन को फॉलो ही नहीं करता। जैसे कि हैसेलबर्ग हेंडरसन इक्वेशन होती है जहां पर आप पीएच कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसने सवाल पूछ लिया है बफर का, और आप वो हैसेलबर्ग जो भी है, हैसेलबर्ग हेंडरसन इक्वेशन जो भी है, वो आप लगा रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल एरर में एक बात और आती है। जैसे मान लीजिए अगर कॉन्सेप्चुअल एरर आपने कर दिया, मतलब यहां पर आपने ढंग से उन कंडीशंस को फॉलो नहीं किया। जैसे 1 माइनस अल्फा होता है तो अल्फा आप नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन किन कंडीशंस में अल्फा नेग्लेक्ट करते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। या फिर अगर कॉन्सेप्ट ही आपने गलत लगा दिया है, दूसरा आपने कॉन्सेप्चुअल एरर कर दिया है, कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दिया है, वो कॉन्सेप्ट यहां लगता ही नहीं है। जैसे SIR वाला अगर आपने ये नहीं पढ़ा है और आपने कोई और कॉन्सेप्ट, नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगा दिया है, तो भैया फिर गलत हो जाएगा। या अगर ये कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़ के गए हैं और आप फिर उस क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप वहां पर गलती करेंगे। सो दोस्तों, टेस्ट सीरीज आपकी हेल्प करती है आपकी गलतियों को एनालाइज करने में कि आप किस तरह की गलतियां कर रहे हैं, आपको कितना और सीखना है, अभी किन किन चीजों पे आपको और अभी कंट्रोल करना है, ये आपकी हेल्प करती है टेस्ट सीरीज गलतियां एनालाइज करने में। दूसरा, आप केवल जब भी कभी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आप ध्यान रखें टेस्ट सीरीज हमेशा सीखने के पर्पज से दें। मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं आप उनसे कुछ सीखिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप देखिए कि वहां पर, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज बनाई है जिसने भी टेस्ट फ्रेम किया है, वो आपके माइंड से खेलना चाहता है। ठीक वैसे ही जैसा कि फाइनल एग्जाम में होगा, वो फाइनल एग्जामिनर भी आपसे इसी तरह से खेलने की कोशिश करेगा जो कि इस डमी टेस्ट सीरीज में हो रहा है। तो फिर ऐसे में आपको कैसे कंट्रोल करना है अपनी डेस्परेटनेस को, अपनी क्यूरियसिटी को, अपनी जल्दबाजी को, या फिर कहते हैं ना कि मैंने जैसे सवाल देखा, सवाल देखते ही मैं उस पर बस जस्ट कूद पड़ा और मैं वो चीज सॉल्व करने लग गया जो उसने पूछी ही नहीं है। मतलब अपनी अप्रोच को भी आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, ढंग से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो फिर सीखें टेस्ट सीरीज से, जो भी क्वेश्चन उसमें दिया है उस क्वेश्चन से आप सीखें कि ये क्वेश्चन किस तरह से आप सही कर सकते हैं और कहां इसमें कौन सी चीज ऐसी थी जहां पर आप गलती करवा रहा था। वो आपसे होता है ना क्वेश्चन, जैसे मैंने पिछले वाला क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है, मेरे उस पे जाके देख लो, मैंने पिछले वाला क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है B2 है,
B2 है, F2 है, BR2 है और XCF है। मैंने पूछ रखा है बता इनमें से MSQ टाइप का सवाल है, तो पहले तो यही देखना है कि क्वेश्चन MSQ है, MSQ मतलब एक से ज्यादा सही है इसमें। तो सबसे पहले तो यही देखना है, अपनी गलती एनालाइज करनी है। सबसे पहले तो यही देखना है कि क्वेश्चन कैसा है, उसमें एक से ज्यादा करेक्ट है या एक ही करेक्ट है, पहले तो ये देखना है। वहां पर दूसरा NAT टाइप में कि वो पूछ रहा है इंटीजर के फॉर्म में आपको रिपोर्ट करना है या फिर 2 डेसिमल प्लेसेस में आपको रिपोर्ट करना है या फिर x इंटू 10 टू द पावर, जैसे वो ऐसे दे देता है x इंटू 10 टू द पावर, तो ये x की वैल्यू रिपोर्ट करनी है या फिर माइनस रिपोर्ट करना है। ये सब आपको देखना है। सो दोस्तों सीखने के पर्पज से दें टेस्ट सीरीज को। कोई भी सवाल अगर उसमें आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने यही पूछा हुआ है, आपने ये पढ़ा है, आपने ये भी पढ़ा है, आपने ये कम पढ़ा है और ये तो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो फिर ऐसे में पहली बात तो सवाल MSQ है, सिग्मा बाय क्रॉसओवर का सवाल है। सिग्मा बाय क्रॉसओवर किस किस में होते हैं, तो आपको सारा एनालाइज करके देखना है। आपने ये नहीं पढ़ा है और ये सवाल आ गया है टेस्ट सीरीज में, तो आपको इसको पढ़ना है, इससे ये सीखना है। अब आपको इसका टेस्ट सीरीज का ये मतलब है कि वहां पर आपको जो भी नई चीज दिखे, जो भी नया कॉन्सेप्ट दिखे, उस पर आप समय बिताएं, उस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। टेस्ट सीरीज का फाइनल एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। टेस्ट सीरीज और फाइनल एग्जाम आपस में बेहद अलग अलग होते हैं। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, हजारों बार देखा होगा, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो मैं कह रहा हूं रोज ही देखते होंगे वो कि टेस्ट सीरीज में जब भी जाते होंगे, जो टेस्ट सीरीज का टॉपर है ना, जो टेस्ट सीरीज का टॉपर है, वो फाइनल एग्जाम का टॉपर तो कभी नहीं होता। अरे वो फाइनल एग्जाम का टॉपर तो हो ही नहीं सकता यार। अब भारत में जैम की ले लो, जैम की 100 कोचिंग चल रही है, तो 100 कोचिंग में 100 टेस्ट सीरीज होगी, 100 तरह की टेस्ट सीरीज चल रही है और 100 तरह की टेस्ट सीरीज में 100 टॉपर आते हैं। तो क्या वो 100 टॉपर एक्चुअल फाइनल में होते हैं क्या? नहीं होते ना भाई। तो इसका मतलब है कि टेस्ट सीरीज का फाइनल एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। इसको तो बस आप अपनी गलतियों को एनालाइज करने के लिए यूज करें और सीखने के पर्पज से यूज करें केवल। और अंतिम लाइन, खुद से खुद का कंपटीशन होना चाहिए, अपने से कंपटीशन करो। मैं पिछले पेपर में टेस्ट सीरीज अगर दे रहा था, तो पिछले में मेरे अगर 75 मार्क्स थे, तो इस बार मेरा 80 का होना चाहिए टारगेट। इस बार मैं 80 लेकर आऊंगा, बेहतर करूंगा, जो गलतियां एक बार कर दी हैं उन्हें रिपीट नहीं करूंगा। बस ये आप करें, खुद से खुद का कंपटीशन करें कि मैंने ये गलतियां कर दी थी, इन गलतियों से मैंने ये चीज सीखी है और अब मैं उन गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अगर आप खुद को बेहतर, खुद को ग्रूम करते चले जाते हैं, यही काम होता है टेस्ट सीरीज का, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। समझ गए आप मेरी बात? सो दोस्तों ये है कुछ मूल मंत्र जो मैंने आपके सामने रखे। ये मूल मंत्र मैंने आपके सामने रखे, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आप सक्सेस के बेहद करीब होंगे, सिलेक्शन के बेहद करीब होंगे, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं। कंटेंट कौन सा पढ़ना है इसके बारे में मैंने चर्चा नहीं की, इसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। अगर इसके बारे में आप चर्चा चाहते हैं तो मैं कभी और से किसी और सेशन में कर दूंगा, लेकिन हाँ मैंने ये जरूर बता दिया कि आप कितना पढ़ें, आप कब तक पढ़ लें, कब तक पढ़ लें, कब तक पढ़ें, चीजों को कब तक पढ़ते रहें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और कैसे पढ़ें, किसी चीज को, किसी कॉन्सेप्ट को कैसे ग्रैब करें, इस पे मैंने चर्चा की है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप सक्सेस के बेहद करीब होंगे, सिलेक्शन के बेहद करीब होंगे। और PQRS वाला ये मंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एकदम जुड़ जाइए, भयंकर इंपॉर्टेंट चीज है ये कहां गया PQRS? ये प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फॉर रिवीजन, रिवीजन पक्का करनी है। जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है, क्वांटम में अगर आपने ऑपरेटर्स भी पढ़ा है ना, तो आप ऑपरेटर्स की रिवीजन जरूर करिए। आप जरूर पढ़ के जाइए कि मोमेंटम और एक्स, अगर LX है और X है तो भैया ये 0 होता है। ये आपने एक बार पढ़ लिया, रिवीजन नहीं की, और पेपर में अगर ये सवाल आया तो आप पक्का ही से गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक बार पढ़ा था, वो जा चुका है, वो आपके दिमाग से उतर गया है, कच्चा था उतर गया। पक्का करने के लिए रिवीजन करनी पड़ेगी, तो रिवीजन जरूर करें। और शॉर्ट नोट्स तो भैया पक्का ही बनाइए, ये बहुत जरूरी है। यही आपको कॉन्फिडेंस देंगे, यही आपको एनर्जी देंगे, यही आपको इंटरेस्ट भी देंगे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है ना, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए ना, तो कुछ समय बाद आप वो टॉपिक भूल जाओगे और फिर आपको लगेगा अरे यार दोबारा पढ़ना पड़ेगा, अरे यार दोबारा डेरिवेशन करने पड़ेंगे, अरे यार दोबारा लिखना पड़ेगा। अगर ये होंगे ना तो आप देख लेंगे अच्छा 2 पन्नों के नोट्स हैं। जैसे मेरा ही एक फ्रेंड है, उसने मास स्पेक्ट्रा के 1 पन्ने में नोट्स बना रखे हैं। तो भाई मन करता है देखते ही लगेगा हाँ यार एक आधे घंटे का काम, आधे घंटे में मास स्पेक्ट्रा पढ़ दूंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात?
तो ऐसे तो शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। तो दोस्तों ये मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता था, बताना चाहता था, आप इसको फॉलो करके देखिए, जरूर आप सिलेक्शन पाएंगे, ये मेरा मानना है, ये मेरी आजमाया हुआ नुस्खा है। समझ गए आप मेरी बात? चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।